इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। द क्वेश्चन इज कल्चरल लैग बाय WF ऑकबर्न। ठीक है, पिछले साल ये सवाल जो है वो पूछा गया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The concept of cultural lag, it was introduced by sociologist William Fielding Ogburn to describe the period of adjustment when the non-material culture struggles to adapt with the new material cultures. और इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज़ के बीच में एक गैप आ जाता है। दैट गैप इज़ नोन एज द कल्चरल लैग। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने समझा दिया सब कुछ कि आखिरकार जो कल्चरल लैग है वो चीज़ क्या है। ओके, तो एक अच्छी सी डेफिनेशन हमें मिल गई। फिर उसके बाद वी स्टार्ट टू डिफाइन द कल्चरल लैग। दैट द कल्चरल लैग इट रेफर्स टू द डिले और गैप। वही मटीरियल कल्चर और जो आपके पास नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर होता है, दो इसके कंपोनेंट्स हैं, मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर के अंदर जो भी आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आ जाती हैं। नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली विलियम फील्डिंग ने किस तरह से इस चीज़ को समझाया है उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो विलियम फील्डिंग ने बेसिकली जो इसका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक किताब लिखी है, एक वर्क लिखा है, दैट इज़ सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। ठीक है, 1922 के अंदर ये काम लिखा गया था और इसके अंदर इन्होंने सोसाइटी के अंदर होने वाली जो इंटरवेंशंस हैं, खास करके जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, और वो किस तरह से सोसाइटी के बिलीफ नॉर्म्स के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रभाव डालती हैं, उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, और इन्होंने समझाया कि आखिरकार कल्चरल लैग होता कैसे है। कल्चरल लैग के अंदर जो पहला स्टेप आता है दैट इज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या हुआ करता था, एक कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ पे हाथ से सारा काम हुआ करता था, लेकिन इवेंचुअली अ टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जिसके साथ जो है वो आपको हाथ से अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पिनिंग जेनी वगैरह ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एक इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, कि सोसाइटी जो है वो अब एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है कि मैं भी उस मशीन को ले आता हूँ, उससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, कन्वीनियंस रहेगा, लेबर को संभालने का अपना बहुत बड़ा एक झंझट है। ठीक है, और इससे मेरी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, देन बेसिकली होता क्या है, ऑल दोज इंडस्ट्रियल वर्कर्स दे आर थ्रोन आउट। ठीक है,
और जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है देन बेसिकली दोबारा फिर से लेबर फोर्स के अंदर आने में या फिर उनको एडजस्ट करने में उस चीज़ को कुछ टाइम लग जाता है। दैट क्रिएट्स द एडजस्टमेंट पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली वो पुराने जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं और नई टेक्नोलॉजी के बीच में एक एडजस्टमेंट पीरियड आता है। देन उसके बाद दिस एडजस्टमेंट पीरियड इट क्रिएट्स अ लैग, it creates a gap between the existence of the material technology and non-material culture। तो कुछ टाइम जो है वो वर्कर्स ऐसे ही भटकते रहते हैं, जो आपके पास एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे लग जाते हैं, या फिर इधर उधर जो है वो उनका भटकना शुरू रहता है अनटिल और अनलेस एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि स्पिनिंग जेनी को कैसे ऑपरेट करना है। वो माइग्रेट करते हैं अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर भी वो अपने जो पुराने विलेजेस वाले नॉर्म्स हैं वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली जो दोनों एक सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं और जो उसी के साथ साथ जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, दोनों के अंदर बहुत बड़ा लैग हो जाता है। ठीक है, कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स हमने लिए हैं इसी लैग के। मेडिकल टेक्नोलॉजी, आजकल देयर आर एडवांसमेंट्स इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुकी है, आप डिज़ाइनर बेबी बना सकते हो, बट इसका सोशल एक्सेप्टेंस है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, वो आगे निकल गई और जो उसका सोशल एक्सेप्टेंस है, जो उसका सोशल डायमेंशन है, वो पीछे रह गया। सिमिलरली डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्सेस द प्राइवेसी लॉज, हमारे प्राइवेसी लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इवन जो आपके पास प्राइवेसी के कस्टम्स हैं वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि इसको सब कुछ पता है। सिमिलरली द एनवायरमेंटल चेंज, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है, क्यों हुई है? बिकॉज वी डिड नॉट हैड द लॉज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस कारण बेसिकली होता क्या है कि कल्चरल लैग की वजह से इट कैन क्रिएट सोशल डिसरप्शन, इट कैन क्रिएट पॉलिसी चैलेंजेस, इट कैन क्रिएट द एनवायरमेंटल डिसरप्शन एज वेल। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से इसका जो इम्प्लीकेशन है कल्चरल लैग का, वो सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है? पहला सोशल डिसरप्शन होता है, एथिकल डायलेमास जो है वो आते हैं, लीगल कस्टमरी अनसर्टेनिटीज़ जो है वो पैदा होती हैं, फिर उसके बाद पॉलिसी चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेसी लॉज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट इज़ आ चैलेंज। देन उसके बाद अडेप्टेशन का एक प्रेशर बहुत बड़ा पड़ता है सोसाइटी को कि इतना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो था कि आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, उसको किस तरह से अकोमोडेट करना है, दैट इज़ द अडेप्टेशन प्रेशर। ठीक है, तो डिजिटल प्राइवेसी के मैंने एक जो है वो केस स्टडी रखी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देन आई हैव कंक्लूडेड इट। ओके, सो विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने ये कंसेप्ट जो है वो दिया ताकि जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो मटीरियल कल्चर के साथ किस तरह से अलाइन हो सकता है, उस चीज़ को समझा जा सके। ठीक है, जो भी आज हम चैलेंजेस देखते हैं सोसाइटल या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, वो इसके कारण आते हैं। ठीक है, सो ये सवाल अब बात आती है कि पूछा क्यों गया था। मैंने पिछली क्लास के अंदर ये कुछ कंसेप्ट्स करवाए थे कि एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, दैट इज़ द कल्चरल प्रोसेसेस। कल्चरल प्रोसेसेस से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कल्चरल डिफ्यूजन, यहाँ से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डिफ्यूजन के अंदर भी एल्फ्रेड क्रोबर ने डिफ्यूजन को किस तरह से समझाया है, लियो फ्रोबनियस ने किस तरह से समझाया है। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चराइजेशन या फिर जनरली डिफ्यूजन के ऊपर पूछ लिया जाता है, कल्चरल एरिया और एज एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम डिफ्यूजन। वो आपको अटपटा इसलिए नहीं लगता बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ अकल्चरेशन। अकल्चरेशन जो है वो दो तरह की अकल्चरेशंस होती हैं, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर बेसिकली इनका लिखना बहुत ज़रूरी है
इनके पर्सपेक्टिव से लिखना बहुत रॉबर्ट रेडफील्ड, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, वो हर साल पूछा जाता है। राल्फ लिंटन का कंसेप्ट जो है वो पूछा जाता है, लेकिन राल्फ लिंटन को ज़्यादा हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा देखते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो कल्चरेशन के ऊपर भी किया है कि कैसे कल्चरल मिक्सचर की वजह से लोगों की पर्सनैलिटीज़ बदलती हैं और उनको नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जो है वो तैयार होना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर आई। पहले एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, ट्रेडिशनल जो टीचर्स थे वो टेम्पल्स के अंदर या फिर मदरसाज के अंदर पढ़ाया करते थे, कुछ पाठशाला हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जब आपके पास नया कल्चर आया, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों को या फिर जो कॉमन मासेस थे या फिर जो कॉमन टीचर्स थे, उनको नए चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। ठीक है, नए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनको लेके आने पड़े, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं वो बदले। ठीक है, तो उसके ऊपर काम है। देन मेवाइल हर्स्कोविट्स जो है वो अगेन उनका अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर के अंदर काम रहता है। देन इनकल्चरेशन के अंदर मार्गरेट मीड और रेडक्लिफ ब्राउन, ये दो जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली रूथ बेनेडिक्ट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ठीक है, मार्गरेट मीड ने समोन्स के अंदर काम किया है। सिंस मार्गरेट मीड इज़ इन योर सिलेबस, तो समोन्स का जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, उनका कल्चरेशन प्रोसेस है, उन्होंने किस तरह समझाया वो दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट यू हैव ऑलरेडी डन, और आगे चल के हम जो है वो उस चीज़ को समझ लेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर के या फिर जो सोशल सिस्टम है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड द थर्ड इज़ इनकल्चराइजेशन। ठीक है, और इस चीज़ को जो इस चीज़ को अप्लाइड फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं इंडिया के अंदर, उस इंसान का नाम है LP विद्यार्थी। ठीक है, बिकॉज दोनों को हम करेंगे भी और आपने कर भी रखा होगा, तो इसको जो है वो हम अगले पेपर के लिए छोड़ते हैं। तो इसलिए ये सवाल जो है वो आपको कभी अटपटे नहीं लगते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं पहले। एंड देन उसके बाद कल्चरल एवोल्यूशन जो है वो LH मॉर्गन और जूलियन स्टीवर्ट, बिकॉज इट्स यू पार्ट ऑफ द सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। सिंक्रेटिज्म, तो आपके पास जो है वो इट इज़ बेसिकली द ब्लेंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कल्चर, जिसकी वजह से नया एक हाइब्रिड बनता है। ऑल कल्चर्स आर हाइब्रिड, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके अंदर 2 मेजर सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका मैं आपको राइट अप दे दूंगा अलग से। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो 2 मेजर सोशोलॉजिस्ट हैं, एक ओटिस हैं, दूसरे जो है वो रॉबर्ट बेस्टाइड हैं। ठीक है, तो ओटिस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांस कल्चरेशन, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर अर्जुन उपाध्याय पिछले साल पूछा जा चुका है, एंथनी गिडेंस ये जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर काम किया है, जो उनका फोकस रहा है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और ख़ास करके इंडिविजुअल का वर्ल्ड व्यू चेंज होता है। ठीक है, देन उसके बाद कल्चरल ट्रांसमिशन के अंदर एडवर्ड सापीर इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सापीर को ज़्यादातर यूपीएससी जो है वो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म के साथ जो है वो जोड़ के पूछती है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन के अंदर जो है वो एवर्ट रॉजर और लेस्ली वाइट से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। एवर्ट रॉजर से आगे चल के पूछे जा सकते हैं कि कैसे आइडियाज़ जो है वो स्प्रेड होते हैं कल्चर्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने अपनी एक डिफरेंट इनोवेशन थ्योरी दी है। देन कल्चरल लैग, ऑकबर्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कल्चरल एप्रोप्रिएशन, यंग और स्केफिडी। ठीक है,
कि आपके पास जो है, अब देखो यहाँ से मैंने सवाल पूछा था, खैर किसी ने लिखा नहीं है एंड नीदर आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट, बट मैं इसका एक जो है वो आपको हैंड आउट दे दूंगा, ठीक है। तो जेम्स यंग और सूजन स्कैफेडी, इन दोनों ने जो है वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन के ऊपर काम किया है। बेसिकली इट हैपन्स व्हेन आप जो है वो एक कल्चर के एक किसी एलिमेंट को यूज़ करते हो without the permission or understanding of that element for your meaningful or your selfish gains, ठीक है। इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन पैदा होती है, पावर इम्बैलेंसेस पैदा होते हैं, सोसाइटी के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है। तो अक्सर जेम्स यंग का जो काम है दैट इज़ आर्ट एथिक्स के ऊपर, और जो सूजन स्कैफेडी का काम है वो लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। कल्चरल प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।